क्वांटिटी अब भी कम है। ये 100% होना चाहिए, लेकिन मुश्किल से ये 15% भी नहीं होती। 15% की बात कर रहा हूँ, 50 की नहीं कर रहा, ठीक है। तो 15% भी आपकी ये लाइक तादाद नहीं है आप लोगों की। लाजमी ऑनलाइन सेशन आप लोग देखा करें, ठीक है। ओके, आज की जो टारगेट्स हैं वो हम सेट करते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा लास्ट जो हमारे पास वेडनेसडे की क्लास हुई थी, क्या टॉपिक पढ़ा था हमने? कार्ड प्रिंट्स पढ़ी थी, ठीक है। और क्या पढ़ा था? एजेंट लूप पढ़ा था, और गार्डियंस, और आपका स्ट्रक्चर आउटपुट। विजुअलाइजेशन वाली की तरफ नहीं गए थे, लेकिन वो 2 लाइन ऑफ कोड है, वो ऑलरेडी हमने डायग्राम बनाना सीखी है। अच्छा, तो मीन्स हमें वो भी कवर करना है। फिर उसके बाद जो फास्ट एपीआई का हेलो वर्ल्ड है, ये फास्ट एपीआई से अवेलेबल चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। इससे फास्ट एपीआई से बहुत एडवांस चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास फास्ट एपीआई में जो सर्वर बनता है ना, उसका ये मॉक सर्वर होता है। मॉक सर्वर से ये फ़ायदा है कि हम हाथों हाथ इस रनिंग सर्वर के ऊपर जो एपीआई बनी हुई है, यानी एंड पॉइंट, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे तो बड़े कॉम्प्लेक्स कोड भी जो हैं, दिखने में तो आपको इतने से कोड होते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स कोड जो है वो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कोड आपको जब समझ आएंगे, जब आप फास्ट एपीआई कर लें, तो देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो फास्ट एपीआई का भी आज हेलो वर्ल्ड और कम से कम जो इसके फंडामेंटल्स, मेथड्स वगैरह वो हम देखेंगे। एडवांस जो इसकी चीज़ें हैं लाइक डिपेंडेंसी वगैरह, तो उससे भी हमें देखना है, टेस्टिंग वगैरह के क्या फ़ायदे हैं वो सब देखना है। ओके, तो टारगेट सेट है, टाइम हमारे पास कम होता है, और आपका जो 201 है तो बिल्कुल बुनियादी लेवल पे लेकर चलना पड़ता है। जबकि 202 जो है वो थोड़ी एडवांस है, उन्होंने ऑलरेडी फास्ट एपीआई और कंटेनराइजेशन वगैरह कुछ चीज़ें की हुई हैं, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती। तो कोई मसला नहीं, हम उनसे आगे होंगे इंशाल्लाह। डिपेंड करता है आप कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। इस फील्ड के अंदर जो शख्स मेहनत करता है वही आगे निकलता है, तो इसमें सीनियर जूनियर मायने नहीं रखते। तो अगर आप सोचें कि आप बाद में आए, जो आपके 10-10 साल 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, आप उनसे कॉम्पीट कैसे करेंगे, तो ये डर दिल से निकाल दें। इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ वही जीतता है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी इस सफ़र को बरकरार रखता है या जारी रखता है, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी, चीज़ें आप करते जाएँ, सारी चीज़ें आराम से होती जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गार्डरेल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमने डायग्राम बनाई थी, आप लोग के साथ मिलकर भी बनाई थी, तो उसको जल्दी से फास्ट ट्रैक में हम गो थ्रू करते हैं। उसकी वजह ये है, देखें एआई एजेंट ग्रुप हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 दफ़ा रिपीट कर लिया होगा आपकी क्लास में ही, या दूसरी जो क्लासेस हो रही हैं, 4 से 5 दफ़ा रिपीट करवाने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हर चीज़ जो आपकी ओपन एजेंट की डिपेंड करती है वो एजेंट लूप ही सारी कंट्रोलिंग करता है। तो एजेंट लूप के ऊपर आपको ऐसी महारत हासिल होना चाहिए कि रात को आपको सोते हुए भी कोई उठा के पूछे कि यार इस कॉम्पोनेंट में क्या होता है, आप बोलो इस कॉम्पोनेंट में ये चीज़ होती है। अभी तो आप टॉप लेवल चीज़ें देखते हैं। टॉप लेवल का मतलब क्या है, जो फीचर्स अपने एजेंट एसडीके ने आपको प्रोवाइड किए, आप सिर्फ वही चीज़ें देखते हैं। उसका जो कोड हुआ है बैकएंड के ऊपर, कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सप्लोर किया? एनीवन? 2 लोगों ने तो 100 किया, ठीक है। तो मीन्स 2 से 3 लोग देखा ही, समझने की कोशिश कितने लोगों ने करी है उस कोड को? हैंड रेस्ट तो हो रहा है। कौन से वाले फंक्शन पे क्लास को देखा है आपने हैंड रेस्ट किया है ना, समझने की कोशिश की। कौन से वाले क्लास को या मेथड को देखा है? आप बताएं, सबसे आगे चलिए। कौन सा फंक्शन समझने की कोशिश की है?
अच्छा सुना नहीं सर, हंड्रेड किया था कोई नहीं, तुम यही बोलिए यार अपने एजेंट। ये देखिए जैसे ये रनर की क्लास है ना, तो इसके बैकएंड के ऊपर क्या कोड हुआ हुआ कभी देखा है? ये देखें, तो रनर की क्लास, ये देखें क्लास मेथड सिंक्रोनस फंक्शन बना हुआ, ठीक है। क्लास आपके एट्रीब्यूट्स का कर लेने का तरीका है। तो क्लास मेथड के अंदर क्लास क्या होता है, एट्रीब्यूट, जैसे सेल्फ लगाते हैं ना बाइट को, तो इस तरह क्लास मेथड जब बनाते हैं तो उसके अंदर CLS लगाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग एजेंट देते हैं। स्टार्टिंग एजेंट में क्या जाता है, एजेंट, और अगर उसका कॉन्टेक्स्ट है तो वो भी हम पास कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इनपुट क्या हो सकता है, स्ट्रिंग और लिस्ट। स्टैटिक, अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये भी हमने डिटेल से देखा था जब हम पाइथन पढ़ रहे थे। तो अनलिमिटेड पॉलिशनल आर्गुमेंट याद है आपको, अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। तो हम चाह रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर अनलिमिटेड आप क्या पास करते हैं, पॉलिशनल आर्गुमेंट। फिर नेक्स्ट लेवल, कॉन्टेक्स्ट को इंडिविजुअल तौर पे भी पास किया जा सकता है। फिर क्या है, मैक्स टर्न। मैक्स टर्न की जो वैल्यू है ना बाय डिफॉल्ट वो कितनी होती है, 10। कोई ऑनलाइन क्लास में कह रहा था कितनी थी, 25, लेकिन यहाँ से कोर्ट ने क्या बताया हमें, 10, ठीक है। तो आपने इस लेवल से चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। तो इस लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने भी देखा है, कोई देखने वाला इस तरह हंड्रेड्स के लिए किसने किया, मुझे पता तो चले कि इस लेवल की सोच आप लोग रखते हैं। कोई भी नहीं। इस्फहान मौजूद है इस क्लास में, इस्फहान अभी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको एक्सप्लोर किया करें, देखा करें। फिर आपके पास क्या है, ट्रेसिंग वगैरह इन्होंने लेवल की है बाइक को, तो ट्रेसिंग चल रही होगी, ये पढ़ेंगे ट्रेसिंग क्या है, डिटेल से पढ़ना है। फिर क्या है आपके पास, तुम्हें ट्रेसिंग के ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें ट्रेस की जाती है, उनसे रेलेवेंट चीज़ें होती हैं। वाइल लूप आपका चल रहा है, क्योंकि हमें पता है ना कि क्या होता है, इनफाइनाइट लूप। रनर डॉट रन के अंदर क्या चल रहा होता है, रनर डॉट रन में क्या चलता है, लूप चलता है ना, ठीक है। हमने कहा रनर डॉट रन या रन स्ट्रिंग या रन एसिंग या सिंक फंक्शन, तो वो क्या चलाता है, वो चलाता है लूप। स्पैन वगैरह हमारे पास होते हैं, ये भी इसका ट्रेसिंग का पार्ट है। हैंड्स ऑफ वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आ रही, तो ये सारी कंडीशंस हमें लिखना पड़ती है। अगर क्या नहीं बना होता, आपके पास रनर नहीं बना होता। दूसरा फंक्शन कौन सा बना दिया, ठीक है, एसिंक फंक्शन क्लास मेथड, इसी का क्लास का मेथड है, तो आप बता सकते हो कि क्लास मेथड है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, रन, तो ये तीन ही होते हैं, इसके अलावा तो नहीं, तीन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन तो नहीं है ना इसमें, नहीं। अच्छा इसी तरह ये दूसरे भी फंक्शन इन्होंने बनाए हुए, ये भी क्लास मेथड है, तो इनको भी आप एक्सप्लोर करिएगा। अंडरस्कोर रन स्ट्रीम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो इसकी तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें लिखी हुई होंगी, और भी फंक्शन आ रन सिंगल टर्न स्ट्रिंग। तो अब ये एक एक करके जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा ना, ठीक है। तो देखिएगा लास्ट में, गेट सिंगल स्टेप रिजल्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स। तो कोई ना कोई आपके पास लूप चलाएंगे, चीज़ें करेंगे, तो सिंगल रिस्पॉन्स आता रहेगा, या इनपुट गार्डवेल सेट करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हुई हैं, और हम लोग सिर्फ, आप लोगों ने कितना सीखा, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन स्ट्रिंग और रनर डॉट रन सिंक। लेकिन बैकएंड पे क्या क्या लॉजिक है, हम कहते हैं भाई ये क्या है, लूप है। तो कभी आपने वाकई एक्सप्लोर किया तो प्रूफ करो कि ये लूप है, तो हमने जाके देखा वाइल लूप लगा, और वाइल लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप। अब वाइल का टू रखते हैं, तो जब तक चलता रहेगा। अभी आप अगर इसको दोबारा से देखें, रन स्ट्रिंग या रन का फंक्शन अगर आप देखें, तो यहाँ पे हम देखते हैं लूप कहाँ से स्टार्ट हो गया,
वाइल के आगे क्या लगा है? ट्रू। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट। ये चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि मैक्स टर्न यानी 10 दफ़ा ट्राई ना करें। आप मैक्स टर्न की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंटेशन की यानी कोड मैंने ओपन खोला था मैक्स टर्न वहाँ चाहे चेंज कर दें तो भी चेंज हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप एज अ रन टाइम पे पैरामीटर पास कर दें तो भी क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। तो हमें हर चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा, अभी क्योंकि आप लोग का ये लेवल नहीं आया कि आप इस कोड को गो थ्रू आप कर सकते हैं, आपको एडवांस पाइथन आता है। डेटा क्लास हमने पढ़ी थी, क्लास मेथड हमने पढ़े, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है। तो अब अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती ना, जैसे क्या है @क्लास मेथड, आप जाके सर्च करें तो @क्लास मेथड काम क्या करता है। क्या ये डेकोरेटर, तो हमें डेकोरेटर का पता था। अच्छा, फिर क्या करता है, ये सारी चीज़ें आप लाजमी इसको स्टडी करें। सेल्फ की जगह क्या इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे? CLS। ठीक है, इसका क्लास मेथड के पास इसका पुराना तरीका अगर होता तो हम किस तरह बनाते हैं? इस तरीके से। तो डेटा क्लासेस वगैरह जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं उनसे हम जब चीज़ें बनाते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें होती हैं बहुत सारी चीज़ें ये खुद ब खुद बना देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको देखिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं और पुराने और नए तरीके में क्या फ़ायदा, कंपेरिजन खुद कर बनेगा। वैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। नहीं किया तो आप लोग फाइंड करें। जेनरिक क्लासेस आपको आना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सेकंड चीज़ जो आना चाहिए डेटा क्लासेस आना चाहिए और क्लास मैट्रिक्स वगैरह। तो ये तकरीबन आपके अपने एजेंट एसडीके की कोड में इस्तेमाल होगा। आपको कोई भी चीज़ आप देखिए गो थ्रू करते जा रहे हैं कोड को, तो जब आप गो थ्रू करते हुए आ रहे हैं आप एक चीज़ देखिए कि ये लीक है कि क्लास समझ आ रही है। यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया हुआ ये भी समझ आ रहा है। अब इन्होंने ऐड क्लास मैट्रिक्स लगा दिया तो डेकोरेटिव होता है, ये तो हमें पहचान है। लेकिन ये डेकोरेटिव क्या करता है, लेकिन सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई आ रही है। तो उसे पढ़ा कर समझा कर, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें भी आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें। ऑलरेडी हमने ऑनलाइन क्लास जैसे हमने अपने एजेंसी के स्टार्ट किया था पहली क्लास, उस क्लास के अंदर हमने जेनरिक क्लास, डेटा क्लासेस, क्लास मेथड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी दोबारा से। तो आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू लाजमी करिए। पहली क्लास जो आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है उसकी पहली क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम और एक चीज़ डिस्कस की हुई है, रिकॉर्डेड भी मौजूद है, तो उसको लाजमी जाके आप देखिए। कहाँ पे देखेंगे? यूट्यूब के ऊपर जाके लिस्ट में आके ओपन एजेंट एसडीके और इसकी पहली क्लास, ठीक है, ढूंढ लेंगे ना? ठीक। अच्छा, मैं सिर्फ बता के छोड़ सकता है लेकिन दिखाना पड़ता है यही कि अक्सर लोग उनको याद नहीं होता कि कोई यूट्यूब चैनल है। ठीक है, सबको पता है ना कि आपको यूट्यूब चैनल भी है, ओके। और हमारी गिटहब की रेपो भी है, क्या नाम है उसका? पैनावर्स। उसके अंदर कौन सी रेपो है? अच्छा, अब मुझे बताएं कितने लोगों ने इसको स्टार्ट किया? अच्छा चलें, माशाल्लाह 5 to 10% लोग नज़र आ रहे हैं। तो इसको आप पहले फुर्सत में स्टार्ट करें और दूसरा क्या करना है, इसको वॉच पे भी लगा दें। दोनों से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इस वक्त अगर आप ट्रेंडिंग में देखें तो
हमारी ये जो वेपो है बहुत ज़्यादा गिटहब की ट्रेंडिंग में आ रही है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग में आने की वजह कि जो भी एजेंटिक या इससे रेलेवेंट चीज़ों को सर्च कर रहा है उसको ये दिखा रहा है। तो जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट पता चलती है। तो आप लोग लाजमी जब इतनी मेहनत करिए आप लोगों के लिए, ये वेपो बनने में 3 से 4 साल लगे, तो कंटेंट जो है मैं भी आपके 2 साल पुराना होगा, यानी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए जो मेहनत हुई वो 3 से 4 साल की। बेटा आपको काइंडली आगे जो चेयर्स हमारा खाली जब बैठ करते हैं ना, तो वहाँ पे आप बैठते हैं, ठीक है। कि मैनेजमेंट का अब्दुल्ला वगैरह आ जाए, उनसे हम करवाते हैं। अब्दुल्ला मौजूद होंगे, जफान, तो ये लोग देखेंगे काइंडली, ठीक है। तो ऐसे यानी टीवी से ना मैनेजमेंट को बता दें, ओके। तो हमें चीज़ें पता चल गई कि दोस्तों एक एक चीज़ आपने एक्सप्लोर करनी है, और जो कम्युनिटी बनी है उस कम्युनिटी को एक्सटेंड करने के लिए आप जरा सोचें, कम अज़ कम गवर्नमेंट हाउस की 50,000 स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था, और इसी तरह आपके PIC में भी ऑलमोस्ट लाख से प्लस स्टूडेंट हैं। और लाइक कितने देते हैं आप स्टार्ट? 2,000, क्योंकि अभी तक सर्जन ने अनाउंस नहीं किया कि भाई स्टार्ट दे, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ पर्सनल तौर पे कि स्टार इसको ज़्यादा, उसकी वजह कम्युनिटी सपोर्ट पता चले, या कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट में कोशिश किया मैंने दोस्तों कि जो भी इस तरह की चीज़ें हों उसे लाइक कर दिया। तो मैंने खुद ने स्टार भी दिया और मैंने भी दिया, ओके, एक स्टार का बड़ा। अब टारगेट हमने सेट कर लिया कि यार आप लोग जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोर करें तो उसका लेवल क्या होना चाहिए कि आप एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, अभी वो आपको लेवल नहीं आया, पहले तो बनी हुई चीज़ जो आपको दी आप उसको चलाना ही सीख लें, वही काफ़ी। और जब आप उसको बनाना सीख लेते हैं, चलाना सीख लेते हैं, फिर उसको बनाने की कोशिश करें, स्क्रैच से नहीं करते, बनी हुई चीज़ें आप उसको एक्सप्लोर करोगे। कोडिंग क्या करेंगे, अब इसकी एक एक कोडिंग, एक एक डॉक्यूमेंटेशन, ये भी जो टेक्स्ट है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट होता है। जब आप इसकी पैनावर्सिटी बल्कि ओपन AI के SDK पे आते हैं ना, ओपन, ये आ रहा है। कौन सी क्लास से दोस्तों, हम कौन सी क्लास को एक्सप्लोर कर रहे थे? हम रनर की क्लास, रनिंग एजेंट। इसके अंदर कौन सी थी? रन को या किसी को भी हम देख रहे थे। और यहाँ पे आप देखें डॉक्यूमेंटेशन, ये देखें रन का फंक्शन। अच्छा, रन के फंक्शन में लिखा रन अ वर्क फ्लो, तो यहाँ पे हम आते हैं, रन के फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? रन अ वर्क फ्लो। पॉइंट नंबर 1 2 3 ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है, डॉट स्ट्रिंग, और इसी डॉट स्ट्रिंग को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। एक एक पैरामीटर जो इसमें दिया हुआ है ये खुद ब खुद वहाँ से वो पैरामीटर उठा लेता है। ये आपकी चीज़ें खिलाती हैं जो कि आपके कोड से डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। हम जो पाइडॉक्स करते हैं ना, तो पाइडॉक्स करने का क्या फ़ायदा हुआ कि हम जब अपना कोड करते हैं उसी वेपो को जब .io के अंदर चेंज करते हैं, उस कोड का सिग्नेचर, उस कोड के डॉक स्ट्रिंग खुद ब खुद हेडिंग, पैरामीटर, टेबल, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई कि जस्ट आप अपना प्योर कोड करें और उस कोड से क्या जनरेट हो रही है? डॉक्यूमेंटेशन। ये चीज़ कितने लोगों को पता था कि हम पाइथन की जो कोडिंग करते हैं वो कोडिंग खुद ब खुद HTML के या मार्कडाउन के कोड में कन्वर्ट हो जाती है? ये चीज़ कितने लोगों को पता थी? किसी को नहीं पता? पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो पता चल गया ना, ठीक है। तो मैं बोला कितने लोगों को पता है, मैंने ये बोला था पता था, तो पता चल गया था, सारे एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ईमानदारी से मैंने पास की बात की। तो वर्डिंग पर ध्यान दिया जाए तो मैंने करंट की बात की, कितने लोगों को पता है, बताने के बाद तो 100% को पता चल गया। लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखें तो मैंने पास में ही पूछा,
ठीक है, अब कितने लोगों को पता है बाय, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी खुद जनरेट हो जाए। अच्छा, ये बताने का पर्पज़ क्या है, आगे जाके जब हम अपनी कोडिंग करेंगे, अपने फ्रेमवर्क बनाएंगे, अपने ओपन सोर्स में नई चीज़ें बनाएंगे, या अपनी कम्युनिटी के लिए या अपनी कंपनी के लिए भी सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे, हमें स्टैंडर्ड पे काम करना है। और जब हम स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, लाइक सारी की सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन डॉक स्ट्रीम करते हुए, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हम अपने कोड को डॉक्यूमेंटेशन में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, नए आने वाले डेवलपर को हम कहेंगे कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन इसको पढ़ो समझ लो, हर चीज़ तो लिखी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जी ये पाइडॉक्स लिख दो ट्रिपल कोटेशन में, इससे क्या फ़ायदा होता है, आप बताएं इससे क्या फ़ायदा होता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ऑटो जनरेट होगी। ठीक है, ये पूरी जो आप रेपो देख रहे हो, ये आपकी जो एचटीएमएल की कोडिंग है, उसी कोडिंग को उठा के उन्होंने कन्वर्ट किया। तो कितनी ज़िंदगी आसान है। एक तो आपको पता है readme.md की फाइल हम बनाते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन नजर आती है। तो ये readme.md की फाइल्स भी उठाते हैं, उसकी नेविगेशन देखिए ना, लेफ्ट साइड के ऊपर भी मेन्यू बार आ रहा होगा, राइट साइड पे भी आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, देखें लेफ्ट पे भी आ रहा है और राइट पे भी आ रहा है। तो ये खुद ब खुद बना देते हैं ये सारी चीज़, हेडिंग सब मेन्यू बार। आहिस्ता आहिस्ता ये आप खुद से सीखेंगे, ये इतनी मेहनत वाला काम नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, readme.md में चीज़ें सेट करनी है, उसके बाद खुद ब खुद .io की क्या होती है आपकी गिट रैपर से एक HTML मार्कअप टाइप चीज़ आपको बना देता है, तो उससे आपकी उस रैपो को स्टडी करना आसान हो जाता है। तो सेम रैपो का नाम क्या है, OpenHMSD, उसी को उठा के उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, .io लगा के, .io किस में कन्वर्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पता कैसे हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सप्लोर करें। अच्छा, लेवल 1 आपने सेट करना है कि जो भी फंक्शनैलिटी फ्रेमवर्क आप सीख रहे हैं उसका एक एक फंक्शन पता हो। दूसरा लेवल, अच्छा या तो आप इस लेवल पर आ जाए कि सेंक्रोनाइज होके हाथों हाथ कोड भी सीखें, और यानी इसकी फंक्शनैलिटी 3 फंक्शन, तो 3 फंक्शन हमने देख ली, रन स्ट्रिंग और रन सिंक। लेकिन वो फंक्शन क्या काम करते हैं उसके ऊपर क्लिक करके देखा जाए। जब आप इंपोर्ट करते हैं, चाहे आप गूगल कॉलेज पे इंपोर्ट करें, तो उसके ऊपर जाके जब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ किसी भी क्लास फंक्शन किसी भी चीज़ पे क्लिक करें कंट्रोल के साथ, तो आप उसको जैसे क्लिक करते हैं तो उसका सोर्स कोड खुल जाता है। तो सोर्स कोड भी कभी कभार देख लिया, वैसे तो हर दफ़ा देखें, लेकिन देखना करें, आदत तो बनाए। शरद भाई, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? इसमें देखिए बात ये है कि इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि हम जो ये डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं और हम जो ये तमाम पैकेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें होता ये है कि इनके जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, तो जब इनकी सोर्स कोड हम देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलती हैं। देखिए, हम एज अ बिगनर या इंटरमीडिएट प्रोग्रामर अगर जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा वो लेवल नहीं होता प्रोग्रामिंग का जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है या एक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यूज़ की जा रही होती हैं। हम अपने तरीके से, क्योंकि हम में से जो पुराने प्रोग्रामर हैं उनकी कुछ आदत मोनोलिथिक टाइप की है, और दूसरी बात ये कि हम तमाम चीज़ें जो है नॉर्मली एक ही फाइल के अंदर कर रहे होते हैं, और हमारा बेसिकली जो मकसद होता है वो बेसिकली कोड एग्जीक्यूशन होता है, और जो गोल है या टारगेट है वो अचीव करने का होता है। लेकिन अगर आप देखें जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो अच्छे कोडर्स हैं, वो बेसिकली कोड को बड़े ही ऑप्टिमाइज तरीके से और बड़े ही मैनेजेबल तरीके से डिफरेंट चंक्स में उसको ब्रेक करते हैं। उनके डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं, मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं, उनको आपस में कंबाइन करके और फिर वो एक चीज़ अचीव कर लेते हैं।
उसमें उनकी जो बेसिक चीज़ होती है वो बेसिकली क्या होती है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, कि कोड को रीयूज किया जाए, बार बार एक चीज़ को रिपीट ना किया जाए। वो चीज़ जो कि बार बार रिपीट हो रही है उसको फंक्शन में ब्रेक कर दिया जाए, क्लासेस में ब्रेक कर दिया जाए, फिर क्लासेस में इनहेरिट करके उनको यूज़ किया जाए। तो ये कम्बिनेशन के साथ कोडिंग की जाती है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ये हमें किस तरह आती हैं कि हमारे पास जो बेस्ट प्रोग्रामर्स होते हैं, वो प्रोग्रामर जो कि दुनिया के लिए डेवलप कर रहे हैं, जो कि वो कोड डेवलप कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, तो वो हम उस लॉजिक को फॉलो करें, उस पैटर्न को फॉलो करें, ताकि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी वो लॉजिक आ जाए या वो पैटर्न आ जाए जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूटिलाइज हो होता है। तो इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू किया करें, डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू किया करें। इसके बाद जो भी क्लासेस हैं, जो भी फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको मिलते हैं, जिनको आप जो प्री बिल्ट चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो ये आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने लेवल ऑफ कोड जो है या अपने प्रोग्रामिंग का जो लेवल है आप उससे नेक्स्ट लेके जा सकते। ओके, तो भाई कोड जो हुआ हुआ है, आप देखें ना, यानी टॉप लेवल दुनिया का एक डेवलपर कोड कर रहे हैं और एक जूनियर कर रहा है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम कोड देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि क्लास मेथड, उसकी फ़ायदे तो हमें पता है, लेकिन क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हम लाइक डेटा क्लासेस कैसे बना रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। ट्रांजिशनल हम जो क्लासेस बनाते तो डेटा क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने में या क्लास बनाने में क्या फ़र्क है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर करते जाते हैं, तो पता होना चाहिए। पहली क्लास देख ली जो भी मैंने आपको बताई ओपन HNSD के, जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है। अच्छा, फिर अब हम क्या करते हैं, हमने ये देख लिया कि यार स्ट्रेटजी हमें सेट करनी है कि हमें कोड के या जो भी फ्रेमवर्क है उसके जो जनरल पर्पस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का मतलब जो यूज़र यूज़ करने के लिए उन्होंने बना के वो तो आना चाहिए। हम नॉर्मली जब भी कोई फ्रेमवर्क कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसकी जो फंक्शनैलिटी वही सीखते हैं, ज़्यादा डीप डाइव करते हैं। लेकिन जब आपको दुनिया का बेस्ट डेवलपर बनना है, कंट्रीब्यूटर बनना है, तो फिर आप एक एक कोड को गो थ्रू भी करें। आप बहुत सारी गलतियाँ नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ ट्रिपल कोटेशन, इसमें कोई मिस्टेक आपको मिलता है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे मिलती है, आप उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करने के बाद पुल रिक्वेस्ट कर दें। तो अगर वाकई वो वैलिड यानी आपकी कोई यानी मिस्टेक थी, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लें, आपका कंट्रीब्यूशन शामिल हो जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंटेशन में से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कोडिंग में कर सकते हैं। बहुत सारे एड्स आते हैं, इशूज़ आते हैं, उनको देखा था। अच्छा, ये आएगा वक्त, और जब आएगा जब आप पहले एब्स्ट्रैक्ट लेवल फंक्शन सीखें और उसके बाद डीप लेवल उसकी कोडिंग को गो थ्रू करें। उसके बाद जाके आप लोग क्या किया करें, जो भी आपकी गिटहब की रेपो है, जैसे कि ये रेपो में थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें, ये लिंक टॉप पे आता है, ये मैं रेपो पे हम आ गए। तो आप उस रेपो पे जब आते हैं 137 इश्यूज हैं, लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। इसमें क्या हो रहा है, मैक फंक्शन टू फंक्शन टू डेकोरेटर और क्या है, कॉलर। तो अब ये इसको एरर आ रहा है इस बंदे को, तो इसने ये क्या बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन को क्या कर रहा है, उसका टेस्ट केस लिखती है। तो टूल फंक्शन जब हम चलाते हैं तो भाई इसको कॉल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एजेंट की। ये बंदा क्या कर रहा है, ये फंक्शन बना के खुद कॉल कर, तो गलती इसकी, इस बंदे की, इसको पता ही नहीं, इसने डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं, ठीक है, इसने एरर यहाँ पे लिख दिया कि भाई मुझे एरर आ रहा है। अब आप इसको जवाब दे सकते हो कि भाई डेकोरेटर जो आपने लगाया है टूल वाले, अब टूल वाले फंक्शन की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखें, इसे बताना मैं चाह रहा हूँ ताकि आप लोग को पता हो। जैसे कि यहाँ ये बना है, ये डेकोरेटर फंक्शन, हम दोबारा से इसमें स्प्लिटर क्या है, ये है। अच्छा, 2-3 फंक्शन बता, ठीक है। तो ये आपके जो फंक्शन विभिन्न फंक्शन, इसमें रैपर फंक्शन होता है, इसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इसको कौन कॉल कर सकता है, रनर के जरिए जो आपका एजेंट होता है ना, वो इसको कॉल करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि
ये कॉल जो करेगा, इसको कॉल करने के लिए आपके पास क्या होगा, ये रैपर फंक्शन बनेगा, कॉलेबल फंक्शन, फंक्शन इतना फंक्शन, तो इसको पढ़िएगा। तो हमें ये चीज़ पता है कि इसकी गलती क्या है, ये डायरेक्ट कॉल कर रहा है, तो इसको बता दो तो भाई आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। कुछ अंग्रेजी अक्षर नहीं है, इसकी सारी प्रॉब्लम उठाओ, ChatGPT को टेस्ट करो और उसको कहो कि यार इसका रिप्लाई लिख दो, जिसके अंदर इसको बताओ कि फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, इसको LLM के थ्रू या एजेंट के थ्रू ही आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कीमा वगैरह लिखता है, बेतहाशा चीज़ लिखता है, और उसको कॉल करने का जो ऑर्डर देता है वो ऑर्डर कौन देता है, LLM। हमने पढ़ा है ना कि 4 चीज़ें भेजते हैं, सिस्टम, यूज़र, टूल स्कीमा और टूल मैसेज। तो क्या कॉल करेगा रनर, लेकिन कॉल करने का हुक्म कौन देगा, LLM। तो इसको बताओ, पता ही नहीं बेचारा, लगा पड़ा है कि भाई फंक्शन बनाओ खुद कॉल करो, खुद थोड़ी है, जब तो डेकोरेटिव फंक्शन लगा रहे तो इसका रिप्लाई लिख दो, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गया कि आपको किसी की हेल्प करें, फिर इसमें दूसरों की हेल्प करें, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका आ रहा कि एक्टिवली आप क्या कर रहे हो, उसको रिप्लाई दे रहे हो, उसको पता नहीं है बेचारे को। अच्छा, इसी तरह देखते हुए आपको बहुत सारे इश्यूज मिल जाएंगे, आप सिर्फ 137 इश्यूज हैं। अगर आपको कोडिंग चीज़ें आती हैं, आपकी लॉजिक क्लियर है, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, आपने कोड को गो थ्रू किया हुआ है, आप उसको एक चीज़ बता सकते हो, 137 की रिप्लाई आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लेवल जब आएगा ना, जब स्टडी करो तो करो स्टडी, ठीक है, तो फ़ायदा होगा, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगी। और बहुत सारी जगह पे आप ऐसी चीज़ें देखोगे जहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि MCP सर्वर रीस्टार्ट के स्क्वायर याद है मुख्तलिफ बग्स, तो बग्स वाली कैटेगरीज को हम सिलेक्ट, लाइट LLM के अंदर इससे क्या है, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई टूल खोल के फॉरन रेट पे क्या है, एरर, नो टूल आउटपुट फाउंड फॉर फंक्शन कॉल, तो इसमें क्या किया है, क्या गलती है, 4 लोगों ने इसको रिप्लाई भी किया हुआ, तो आप देखो, आप अगर इसको जवाब दे सकते तो जवाब दो। लेकिन ये लेवी कब आएगा, पहले तो जो फ्रेमवर्क है उसकी जो फंक्शनैलिटी आप लोगों के लिए बनाई गई है, कॉमन यूजर्स के लिए बनाई गई, वो सीखना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। लेवल 2 आपके कोड को गो थ्रू करना ताकि आपको पता हो कि बैकेंड में हो क्या है। लेवल 3 क्या है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन का है ना, आपने 2-3 कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिए तो आप कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आ जाते हैं। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में आप आ गए तो क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, देखते हैं जाने पहचाने लोग कौन कौन मिलते हैं। माशाल्लाह जुनैद ने भी कितने कमेंट करे हैं, 2। एक्सेप्ट जो करते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट होते हैं वो मायने रखते हैं। और कोई कहने वाला चेहरा दिखा, चले ठीक है, मेरा भी एक कमेंट, एक काफ़ी है, कॉन्ट्रीब्यूटर में तो शामिल हो गए ना, तो मीन्स जितना टाइम आपको, मेन चीज़ है टाइम दें, तो आप जितना टाइम देंगे उतना आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो एक्टिवली डेली बेस के ऊपर 1 घंटा भी आप कंट्रीब्यूट करने में लगा दें तो आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को भी आपको पता होगा और आप कंट्रीब्यूटर्स में शामिल होंगे। अब इससे क्या फ़ायदा है, मैं किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलता हूँ, उसको क्या कह सकता हूँ, ये क्या किया हुआ मैंने, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, और किसका, अपने एजेंट काफ़ी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें करा करें, प्रैक्टिस में। ओके, इसके यार 10,000 माशाल्लाह। हमारे PIC के इसके कितने पैरावर्सिटी के, सिर्फ 2,000। पहुँचाएँ ज़रा इसको 10,000 के ऊपर, आप लोग ही पहुँचाएँगे। तो आप सब अभी लाइक कर लीजिएगा, किया है लाइक, कर लिया, पहले ही करा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने लास्ट जो बनाया था,
देखिए हमें ये चीज़ पता है कि ओपन एजेंट और दूसरा होता है आपके पास रनर क्लास, यानी एजेंट लूप। अब ये जो एजेंट लूप है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपसे स्टार्टिंग एजेंट का नाम लेता है और यूज़र का इनपुट। आपका जो भी एजेंट होता है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। तो दो चीज़ें ये निकाल लेता है, पहली चीज़ स्टार्टिंग एजेंट से इंस्ट्रक्शंस और रन टाइम पे जो आपका यूज़र इनपुट आप रनर के अंदर जो देते हैं इनपुट इज इक्वल टू वो इनपुट वो लिस्ट भी हो सकता है और वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद एजेंट आपके पास है लूप ऑर्केस्ट्रेटर। अच्छा लूप ऑर्केस्ट्रेटर यानी ये रिस्पॉन्सिबल है जब आप रन या इसका फंक्शन चला रहे हैं। ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब है सारी कंडीशंस जो है ना दोस्तों रनर की, या अगर मैं बात करूँ ये रनर की क्लास थी ना, तो आप देखें हमारे पास जैसे ही मैं फंक्शन चलाता था रन का फंक्शन जैसे ही चलता है यहाँ क्या लगी हुई है कंडीशन कि अगर हुक की वैल्यू नहीं है तो हुक की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। आपके पास इन्होंने जनरेट क्लास बनाई हुई है कि रन हो यानी आपका जब कोड चलता है तो वापसी रिस्पॉन्स आप पर्टिकुलर चीज़ों पे भेज सकते हैं या पर्टिकुलर इवेंट आप सेट कर सकते हैं। हुक भी हम देखेंगे अभी। उसकी रन की कॉन्फ़िग अगर ना हो, आपने अगर वैल्यू नहीं दी पैरामीटर में, अगर उसकी नन वैल्यू होती तो वो क्या कर देता है रन कॉन्फ़िग इनिशियलाइज कर देता है, ऑब्जेक्ट बना देता है। तो या तो आप रन कॉन्फ़िग खुद पास कर दो, या तो रन कॉन्फ़िग जो है जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन भेजते हैं कि कौन सा मॉडल चलेगा। हमने किए ना गूगल जेमिनी के लिए जब हम कोड कर रहे हैं, हम जब गूगल जेमिनी के लिए ओपन एजेंट एस ठीक है, और अगर इसमें हम आते हैं क्लाउड फर्स्ट 01 और इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड ओपन एजेंट एस डी के कोई सा भी कोड देते हैं सिर्फ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, आपको पता हो तो बैकएंड पे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखें आपने जब क्लाइंट बनाया था, ये बनाया ना क्लाइंट, ये देखें कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन की, क्या बनाया रन कॉन्फ़िग की क्लास में पास किया, ऑब्जेक्ट कहाँ पास किया है। अगर हम जूम करके देखें ये क्या है रन कॉन्फ़िग इज इक्वल टू रन कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने बताया था गूगल जेमिनी का मॉडल और क्या है उसकी एपीआई कीज वगैरह ट्रेसिंग को क्या किया हुआ है डिसेबल। तो अब आपको यहाँ से चीज़ पता चलती है कि अगर मैं नहीं पास करता तो रन कॉन्फ़िग बाय डिफॉल्ट किसकी होती है ओपन एआई। तो वो जो चैट कंप्लीशन वाला कोड है आपको यहाँ पर मिल जाए, देखें मॉडल का नाम बाय डिफॉल्ट या फिर क्या होगा मॉडल प्रोवाइडर बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है ओपन एआई की, तो अब सब चीज़ें आपको मिल गई। तो ये चीज़ें आपको कोड को टेस्ट करने का तरीका होता है जो आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सप्लोर करते जाएंगे। ओके, तो अगर आप उसको गो थ्रू करने वाले बन गए ना दोस्तों, यकीन जानिए बहुत कुछ आप बहुत आसानी से करेंगे। तो आप लोग से कोड को देखते हैं एजेंट लूप। तो अब एजेंट लूप अगर मैं किसी को कहूँ कि यार मुझे बताओ ये रनर की क्लास में जो भी काम हो रहा है क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, तो आप रनर लूप को बहुत आसानी से लोगों को बता सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। काम है इम्पोर्ट वाला पार्ट रनर का चीज़ें भी मशीन इतनी सारी तरीके हैं ये, क्योंकि आपके पास था। ओके, तो यहाँ से आप चीज़ों को फाइंड करते हैं। रन कॉन्फ़िग के अंदर ये आपके पास ओके वो लूप वगैरह वो सारी चीज़ आप क्या करते जाएंगे दोस्तों एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये रन कॉन्फ़िग इसमें हम क्या पढ़ लेते हैं, इसमें हैंड्स ऑफ क्या बात है सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ देखिए। तो आपके पास ये एजेंट ये रनर और हम जिसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सप्लोर आप लोग किया करें लाजमी। तो मैं अगर और सारी चीज़ें बंद करके फिर दोबारा मैं इसको ओपन करूँगी रनर की क्लास में। ठीक है, तो अब आपने चीज़ सेट की, ट्रेसिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। ट्रेसिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है, वो इन्फॉर्मेशन दे ताकि कहाँ पे चले जाए ट्रेसिंग। अच्छा ट्रेसिंग भी कब चलती है उन्होंने कंडीशन लगाई होगी ना, तो आपकी वो ट्रेस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर वर्कफ्लो का नाम ट्रेसिंग आईडी ग्रुप आईडी मेटा डेटा और क्या आपके पास डिसेबल।
तो अगर आपने रन कॉन्फ़िग में जो आपने देखा था ना कोड के अंदर, आपने यहाँ ट्रेसिंग क्या की है, ट्रू की हुई है या डिसेबल, आपने डिसेबल को ट्रू किया हुआ, इसका मतलब नहीं चलना चाहिए। तो अगर आपने इसको ट्रू एंड फॉल्स, ये जब चलेगा जब ये क्या होगा, डिसेबल क्या होगा, फॉल्स। ट्रेसिंग का ब्लॉक कब चलेगा, जब ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो इसी तरह मैंने पूरी कंडीशन इफ एल्स वगैरह लिखी होगी और सारी चीज़ें आप देखें, तो आपने ये चीज़ें आपको देखना आना चाहिए। अल्लाह करे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि यार अगर आपको दुनिया का बेस्ट डेवलपर बनना है तो इस स्ट्रेटजी के साथ चलें। नॉर्मल डेवलपर बनना तो भाई आपने सिर्फ वर्क का फंक्शन ही सीख लिया, आप बोल सकते हो अपने एजेंट सीख लिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड भी आपने कर लिया, आप बोल सकते हो आपको आप, लेकिन आना, चीज़ को समझना, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना, फिर आपको वाकई आना। मैं आपसे आगे कोई भी चीज़ आपके एग्जाम देने जैसे कि होने वाला है, नेक्स्ट 2 वीक के अंदर हम ओपन एजेंट एसडीपी का टेस्ट लेने वाले हैं। अब जब हम आपसे टेस्ट लेंगे उसमें पता चलेगा ना कि कितना आपको आता है। तो इसी तरह के सवाल है, कब ईद कब आ रही है, किस तारीख को, 7 तारीख, तो बहुत दूर है यार, 2 वीक यानी 2 वीक के यानी 31 तक ले लेंगे, मेरा ख्याल ले लेना चाहिए, ईद से पहले, ताकि आपको ईद खराब, आपको टेंशन ना हो, ठीक है, कि ईद के बाद आके आपको टेस्ट लेना है, एग्जाम लेना, पहले ले लेंगे, टेंशन फ्री कर देंगे आपको। आप लोग का बस चलें तो टेस्ट लेना दे, ओके। जब होगा टेंशन छोड़ दें, करंट वक्त को जीना सीखें, वरना टेंशन में रहें। जो हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो होने वाला है वो आपके हाथ में है। तो पुरानी चीज़ों के ऊपर टेंशन लेना और आने वाली चीज़ों पर टेंशन लेना, करंट चीज़ में जो आपका वक्त है आप उसमें नहीं, तो आप कोई भी चीज़ अगर आप अपने करंट टाइम को अच्छा कर लेंगे, ज़िंदगी का हर लम्हा आपका अच्छा होगा। तो करंट टाइम के ऊपर ध्यान दिया करें, किसी ने ऐसा क्यों करा वो तो आपके हाथ में ही, ऐसा क्यों नहीं हुआ वो भी आपके हाथ में नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो भाई वो तो अल्लाह ताला ने सोचा हुआ आपके लिए। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके ऊपर आप लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं, और जो चीज़ें हाथ में हैं वो करते नहीं कि बैठ के मेहनत करके 1 घंटा 4 घंटे 5 घंटे बैठ के स्टडी करके वाला काम हमसे होता है। तो जिनकी लेवल आप पे आ गया ना, आपको बैठ के अपने आप को अपग्रेड करने लगे, पढ़ना करें लाजमी। सबको पता है कि पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना मुश्किल तरीन काम है, दुनिया का सबसे बोरियत वाला काम जो है वो पढ़ना है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते ना, शुरू के 2 घंटे आपके मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने के आगे हो जाते हैं आप इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, घर वाले आपको खाने के लिए भी बुलाएंगे, बोलेंगे 5 मिनट बस ये आर्टिकल कंप्लीट करें, ठीक है। तो बैलेंस लाइफ लेके चलना, वो कैसे चलेंगे आपने खुद डिसाइड किया। अब मैं आपको बोलूँ कि पढ़ते रहें, बाद में कि सर तो सर्जिया की तरह शादी भी नहीं कर रहे, तो कहानी मुश्किल आ जाएगी, आपके घर वाले बोलेंगे यार बच्चे इतना पढ़ाई के लगा दें। तो सब चीज़ें करें, बैलेंस लाइफ के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और दोस्तों, तो सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये जो रनर लूप है दोस्तों, अगर आप उस कोड को देख के आए, इस डायग्राम के अंदर आप 10 गलतियाँ भी निकाल, इस डायग्राम में 10 गलतियाँ भी आप निकाल पाएंगे। सही से तो यही कॉम्पोनेंट की इन चीज़ों को भी काम हो। तो सब चीज़ें कब होंगी, जब आप इसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, मैं अगर इसको कहूँ, मैं आपको सब चीज़ें सिखा, यहाँ पे मैं आता हूँ, फोर 4.5 सबसे बेस्ट वन था जो भी कहते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। जितनी मेहनत से बैठ के हमने डायग्राम बनाई,
अगर ये यूएमएल डायग्राम कोई मुझे बना के दे दे थिंकिंग करके कोड को स्टडी करके तो ज़िंदगी आसान होगी। तो अब ज़रा सोचें कि पढ़ाने का तरीका कितना चेंज हो गया है कि हर टीचर ने यूएमएल डायग्राम ड्रॉ करवानी है, काम हो गया, अलग अलग बन जाए। इसको भी बोलते हैं, दूसरा किसको बोलते हैं, ड्रॉ को। जिनमें ड्रॉ पे भी उन्होंने भी काम किया है ना। इसको तो पहले ब्लॉग में कुछ तो काम स्टार्ट किया, क्या बात है, पता नहीं क्या बनाया। बनाए तो हैं इसमें, लेकिन डायग्राम ये अब कोई सॉफ्टवेयर का कोड हमें बताना पड़ेगा। उसने बना दिए, किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे ही हमें क्या करना होगी, प्लेस करना होगी, कोड डायग्राम चाहिए। अब ये खुद ही चलाए, खुद ही काम कर रहे, कुछ तो हो रहा है। आजकल मैं सारी चीज़ें इसी से करवा रहा था, ब्लॉग से। इसने भी कुछ तो बनाया, देखा सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा, उसमें जाएंगे बोला कॉपी पेस्ट कर। चलो भाई आप लोग ट्राई करिएगा, बना के आप लोग दिखा दें। तो कहने का मकसद ये कि कोई भी कोड कॉम्प्लेक्स आइडिया चीज़ें हैं, आप उसको विजुअलाइजेशन करवाना चाह रहे तो आप करवा सकते हैं। आप देखें ना, इन्होंने क्या किया है, अलग अलग क्या बनाए, एक्टर्स, और उसके बाद वो बता रहे हैं किस तरह काम हो रहा है। डेटा क्लास है कॉन्फ़िग की, फिर हमारे पास क्या होती है, रनर। रनर के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, रन, रन सिंग और क्या है, रन स्ट्रिंग। और ये सारी आउटपुट जो देते हैं कौन सी क्लास देते हैं, रन रिजल्ट स्ट्रिंग। हमारा मेथड आ रहा है इंडिविजुअल तौर के ऊपर। उसके बाद यूज़र से क्या मिलता है दोस्तों, इंस्टेंस यानी यूज़र का इनपुट आता है। और यूज़र जो है क्या चीज़ सेट करता है सबसे पहले, एजेंट। तो एजेंट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, गार्डियन दिस कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तब इसकी जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है वो बना तो दी इसकी। अब इसको आप कहें कि और खूबसूरत बनाएं, चीज़ें करें, तो इसने आपको बताया कि आप पर्टिकुलरली आपके पास सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर जाएँ और जो भी वो आपके पास चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो इन वेबसाइट के ऊपर जाके अभी आप लोग करिएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। अब सारी चीज़ें अगर सब नहीं करवाता हुआ तो जो करने वाली चीज़ उसके ऊपर नहीं आ पाए। ओके, तो कोड आपको गो थ्रू करना आना चाहिए। अच्छा, हमें ये चीज़ पता है कि लूप के अंदर क्या होता है, हम स्टार्टिंग एजेंट देते हैं, दूसरा क्या होता है यूज़र का इनपुट देते हैं। ये दोनों चीज़ें आपका जो लूप चल रहा है यानी लूप की कंडीशन, उसको ऑर्केस्ट्रेटर हमने लिखा है, उसमें कंडीशन हैं। तो आपने उसको क्या कह दिया, ऑर्केस्ट्रेटर, जो कि कंडीशनल बेस्ड डिसीजन लेता है। वो कंडीशन क्या होती है कि जैसे ही आपके पास इनपुट और स्टार्टिंग एजेंट आता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको दोस्तों, वॉचिंग फॉर दिस, रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, डिसीजन फाइनल आउटपुट, तो रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट यहाँ पे कैसे गई है, ओके। तो ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट को क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट भी करता है। बाद में उसको लगता है तो एलएलएम बेस्ड चीज़ें हैं, तो आपकी वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट को रिकंस्ट्रक्ट भी करता है, सिस्टम हिस्ट्री उठाता है, स्कीमा, तीनों चारों चीज़ें लेता है।
और जो भी आपकी अगर चैट हिस्ट्री वगैरह है वो सारी उठा के यहाँ से देखें। मैसेज है जिसमें सिस्टम, यूज़र, टूल, स्कीमा है, ये तीनों चीज़ें। या फिर मैसेज आपके पास क्या होता है, टूल मैसेज वो बात की कहानी है। तो ये तीन चीज़ें या चार चीज़ें जो हैं वो किसमें जाती हैं आपके पास, एलएलएम के पास। एलएलएम हमें दो तरह का रिस्पॉन्स देता है, या तो वो टूल कॉल करने का कहता है यानी टूल मैसेज, या फिर वो हमें क्या देता है, फाइनल आउटपुट। तो एलएलएम मॉडल जो है हमें दो तरह का रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स नंबर 1 ये है, रिस्पॉन्स नंबर 2 का है, ये आपके पास क्या है, फाइनल आउटपुट। और मैसेज आपको ये कॉल मीन्स इसको भी हम अपडेट और कर देंगे, ठीक है। दो तरह के आउटपुट देता है, तो जितना इसको हम अच्छा बनाते हैं। तो अभी ने बनाने की कोशिश करी और इसको हम इम्प्रूव और करवाते हैं, ठीक है, इसको इम्प्रूव करवा देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह विजुअलाइज क्लास में करवाया ओके। आप लोग अब क्या करेंगे, ये डायग्राम किससे बनवाएंगे, जो भी हमारे पास ग्रॉक या फिर गूगल जिमनाई स्टूडियो को भी देख लेते हैं, एआई स्टूडियो। डायग्राम में चेंजेस होना चाहिए, तो आप लोग गूगल के निकालें, कोड को देखें और सॉल्व करवाएं, ठीक है। हमने कहा वो जो कोड था, ये कोड मॉडल कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है दिखा रहे, स्पीड इन्होंने पूरा एल्गोरिथम और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी, इनके हार्डवेयर भी चेंज हो गए। देखें कितना फास्ट हो गया, मुझे तो बड़ा फास्ट हो गया, आपको लगा या नहीं लगा। इमेज जनरेशन के लिए ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा इमेज जनरेशन वाले को सिलेक्ट किया, अब कहते हैं हर जगह लिखी जा रही है, आप लोग बना लेंगे ना। लेट्स सी कौन सबसे अच्छी बनाता है, ये आप लोग को टास्क है, ठीक है। हैंड्स का टास्क करके देखिएगा कैसे करना है। रनर कोड पे जाके उसका कोड उठा लेना, कैसे उठाया था हमने, जो इंपोर्ट किया हुआ था वहाँ गए, पूरे कोड को क्या किया, कॉपी और वहाँ जाके पेस्ट कर, तो आप उसको वो डायग्राम बनाए। अच्छा जी, तो ये चीज़ें हमारे पास होगी, ग्रॉक से बनवाएं या चैटजीपीटी से बनवाएं या फिर जिमनाई से बनाएं या फिर मेटा से बनवाएं, जिससे दिल चाहे, मुझे यूजर डायग्राम चाहिए एक अच्छी से। नेक्स्ट करिए हमारे पास डायग्राम को हमने देख लिया, अब हम मूव होते हैं, हमें दो टारगेट्स और अचीव करने। पहला हमें देखना है कि गार्डरेल्स क्या होते हैं और गार्डरेल्स के फायदे क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर उसके बाद हम थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फास्ट होकर हेलो वर्ल्ड करेंगे और एंड के अंदर जो भी हमारे पास कुबरनेटिस वगैरह है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, सबसे पहले गार्डरेल्स। अच्छा, कितने लोगों को गार्डरेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कितने लोग यहाँ के बता सकते हैं कि गार्डरेल्स क्या है। किसी ने भी नहीं हाथ उठाया, एक ने तो उठाया, ज़रा उठाओ, ज़रा खड़े हो जाओ, जितने लोग बता सकते हैं, जो लोग बता सकते हैं यहाँ पे ज़रा खड़े हो जाओ अपनी सीट्स पे। अच्छा, 1 2 3 लोग, 4 शरत है, इन 4-5 लोगों में जिसको आप बुलाना चाहें, आज खड़ते हैं अभी सामने खोला हुआ भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली गार्डर्स एक एजेंट ही होता है। वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एजेंट बनाया कस्टमर सपोर्ट का, तो मैं जो कस्टमर सपोर्ट का एजेंट बनाऊंगा तो जो मेरा गार्डर्स होंगे वो गार्ड के तौर पर काम कर रहे होंगे उसके ऊपर। जैसे मैंने कस्टमर सपोर्ट का एजेंट बनाया तो अब जाहिर सी बात है उसके अंदर जो मैंने मॉडल यूज़ किया होगा वो एक्सपेंसिव मॉडल होगा। तो कोई भी यूज़र आता है तो वो कस्टमर सपोर्ट का एजेंट है। कोई भी यूज़र आता है, अगर उससे कोई भी यूज़र उसको प्रॉम्प्ट देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आगे बोलता है मेरा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो अब मैंने कौन सा एजेंट बनाया था? मैंने एजेंट बनाया था कि वो कस्टमर सपोर्ट देता है। लेकिन कोई भी यूज़र आके उसको बोलता है कि मेरा मैथ्स का सॉल्व कर दो क्वेश्चन, तो अब क्या होगा, मेरा गार्डियन क्या होगा, गार्डियन उस यूज़र इनपुट को देखेगा और देखते ही वहीं पे रोक देगा, उसको आगे नहीं जाने देगा। तो बेसिकली गार्डियन ये काम कर रहा होता है। और गार्डियन दो टाइप होते हैं, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। अच्छा, इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क होता है? इनपुट गार्डियन जो होते हैं वो यही काम कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है जो हमारा यूज़र इनपुट देता है उसको चेक करता है, और चेक करने के बाद देखता है कि ये आगे देना है या नहीं देना। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो होता है कि अगर यूज़र ने इनपुट आगे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एजेंट बनाया जो कि पाइथन से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, तो कोई यूज़र आता है वो उससे पूछता है कि मैं पाइथन से कौन कौन से काम करवा सकता। तो अगर हमारे एजेंट ने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि पाइथन से आप कोई वेबसाइट भी हैक कर सकते हो, तो इस तरीके का कोई भी मेरे पास अगर मेरा एजेंट वापस रिस्पॉन्स देता है तो आउटपुट जो होगा गार्डियन वो उसको रोक देगा, उसको आगे तक शो ही नहीं करवाने देगा। तो बेसिकली ये इनपुट गार्डियन और आउटपुट गार्डियन में फर्क है। क्या नाम था आपका? मोहम्मद उमर। कोई और ट्राई करना चाहेगा? मैं साना चाह रही हूँ। आई मैं साथ थोड़ा डिफरेंट एंगल से। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह बताया पिछली बार गार्डियंस का, बिल्कुल सही बताया। गार्डियंस क्या होते हैं? वो चेक एंड बैलेंस करता है आपके एजेंट पे। आपने जो एजेंट बनाया वो आंसर सही दे रहे हैं कि नहीं, जो पूछा गया वही बता रहे हैं कि नहीं। आप कैसे चेक करेंगे? आप अपने एजेंट पे पूरी तरीके से भरोसा तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम गार्डियंस बनाते हैं। गार्डियंस आपके एजेंट के ऊपर ही लेयर होती है जो चेक करता है कि आपका एजेंट आंसर सही दे रहे हैं नहीं। उसके टू टाइप के गार्डियंस होते हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट गार्डियन होता है। ठीक है, इनपुट गार्डियन देखता है कि जो यूजर है वो सही है कि नहीं, वो मुझसे जो पूछ रहा है वो सही है कि नहीं। जैसे अगर कोई यूजर जो है वो गलत चीज़ें पूछने लग जाए कि हैकिंग किस तरह होती है, हालांकि वो बता सकता है, कुछ हद तक बता सकता है टीचिंग के लिए, लेकिन वो पूरी एआई को भी इस्तेमाल कर सकता है, एलएलएम को अपने बुरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, एथिकल नहीं है ये। ठीक है, तो ये गार्डियन सेकंड बैलेंस करता है इस चीज़ का, क्योंकि एआई तो इतना ज़्यादा खुद को नोट नहीं कर सकता कि वो हर एक चीज़ की सेकंड बैलेंस करे। और दूसरा उन्होंने केस बताया कि अगर कोई एलएलएम किसी चीज़ के लिए बना ही नहीं, आप उससे वो काम क्यों कराएंगे। और फिर आउटपुट आता है, अगर आपने कोई एजेंट मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको मैथ्स प्रॉब्लम दिया, उसने आगे से कंप्यूटर साइंस की थ्योरी का बात करना शुरू कर दी। ये चेक करने के लिए आउटपुट गार्डियन होता है, तो वो आउटपुट चेक करेगा कि हाँ आउटपुट सही है कि नहीं। अब गार्डियन जो है वो खुद से कोई क्लास या कोई मेथड नहीं है जो अभी तक ओपन एआई एजेंट्स में एसडीके में है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, लेकिन हम बना सकते हैं अलग अलग टूल्स जो हमें ओपन एआई में दिए हुए हैं। तो एजेंट यही सिंपल, गार्डियन यही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप अपने एजेंट पे चेक एंड बैलेंस करें कि क्या वो सही इनपुट दे रहा है और सही आउटपुट दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी।
हैं कि स्टेज पे ना आप सब लाइक आ सकते हैं, स्टेज पर आके बोल सकते हैं। अपनी सीट पर बोलना तो बड़ा आसान आपको लगता है, लेकिन यहाँ आके आप बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। तो मैं कहता हूँ हमेशा कि पहली चीज़ अपने बोलने के अंदाज का आप लोग काम किया करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी कोई एजुकेशन भी पूछता, आपको क्या आता क्या नहीं आता, पहली चीज़ हज़रत अली का जो कौल है कि इंसान एक दुकान है, ज़बान उसकी क्या है, ताला ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोई। तो मीन्स बोलने के अंदाज जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ कि हर चीज़ आप करें लेकिन अपने बोलने के अंदाज में आपने क्या अल्फाज बोलना, उनकी लाइक सिलेक्शन, इसके ऊपर बहुत काम किया है। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके अक्सर सुना करें ताकि आपको पता चले कि दूसरे जब मेरी आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। अच्छा, और जब आपको लाइक एंजाइटी हो या चीज़ें जैसे स्टेज पे बैठ के, तो बहुत अच्छा तरीका ये है एक लंबी सी सांस लेके हल्की आप सांस रोकते हैं फुल सांस में, और फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बहुत तेज़ बोलने की जल्दी कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी ना बोलें, रिलैक्स होके आप स्लो स्लो होके बोलें इनिशियली वर्ड, यानी गेप आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप ऑडियंस को लाइक फेस करना स्टार्ट करें। ये कोशिश किया करें जब भी आप लोग स्टेज पर आए। वैसे तो पाकिस्तानी माशाल्लाह सारे स्पीकर बहुत अच्छे हैं, तो आप सब बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, तो दोस्तों के साथ कितना अच्छा बोलते हैं, फैमिली के साथ कितना अच्छा बोलते हैं, इतना बोलते हैं उनका भाई चुप कर जाए बस अब टाइम नहीं है। तो ऐसा आप यहाँ आके भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्डिंग के सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे हो, क्लास में स्टेज पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो कोशिश किया जाए कि हर चीज़ को मद्देनज़र रखा करें। अच्छा, अब हम चलते हैं ऑफिशियल एक्टिव नोटबुक है हमारे पास, और दूसरा जो हमारे पास ऑफिशियल इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। पहले एक नज़र हम वहाँ से गार्डियंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम उसकी मैन रेको पे आते हैं और हम थोड़ा जूम कर लेते हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर, आई थिंक इसके अलावा भी लेफ़्ट साइड के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी बात करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं तो किसका आ गया डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन में कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म बाद आगे गार्डियंस ऊपर होगा जी, कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म का हैंड्स ऑफ है, एमसीटी ट्रैकिंग यहाँ पे कहाँ है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के बाद यही है बिल्कुल, और थोड़ा जूम कर लेते ताकि ठीक है। अच्छा, तो पहले हम इसको हम पढ़ें और फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में हम पैराग्राफ को पहले यानी पढ़ते हैं और फिर उसको कोशिश करते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, देखिए आप लोगों ने कोशिश की अपने दिल से बताने की। अब देखते हैं ऑफिशियली वो क्या कहते हैं। व्हाट इज गार्डियंस? गार्डियंस रन इन पैरेलल टू योर एजेंट, enabling you to do checks and validations of user input। पहली चीज़ उसने ये बता दी कि गार्डियन बेसिकली क्या करता है, रन इन पैरेलल। तो बेसिकली आपके जो आपका कोड है, जो आपका प्रॉम्प्ट है, उसके साथ ये पैरेलल में रन हो रहा होता है, ठीक है। किस काम के लिए रन होता है? फॉर वैलिडेशन ऑफ यूज़र इनपुट। तो उन्होंने पहली बात कर दी इनपुट की कि गार्डियन बेसिकली क्या हो रहा होता है, इन पैरेलल रन हो रहा होता है और वैलिडेशन क्या करता है, यूज़र इनपुट की। For example, imagine you have an agent that uses a very smart and hence slow, expensive model to help with customer requests. You wouldn't want malicious soft users to ask the model to help them with their maths homework. So you can run a guardrails with a fast, cheap model. If the guardrail detects malicious usage, it can immediately raise an error which stops the expensive model from running and saves you टाइम एंड मनी। अब देखिए यहाँ पे ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये बताने की ये पूरी कोशिश कर रहा है कि देखें एक सिंपल सी लॉजिक है कि कंप्यूटर जब इजाद हुए थे उनका काम क्या था, वो कंप्यूट करते थे, तो नाम ही कंप्यूटर कंप्यूट करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कैलकुलेटर्स बनाए,
कैलकुलेटर्स क्या करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप देखिए कि एक कैलकुलेटर जो कि आजकल के ज़माने में बहुत सी चीप चीज़ है और कंप्यूटर के लिए बहुत ही एक समझे सबसे कम कंप्यूटेशन वाली जो चीज़ है वो मैथमेटिक्स है, क्योंकि कंप्यूटर जो है काम ही नंबर्स पर करता है। तो कंप्यूटर के लिए एक जो बेसिक इसकी जो फंक्शनलिटी है कंप्यूट करना या मैथमेटिक्स करना, ये इसके लिए पीनट्स है, कोई बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत बड़ी कोडिंग करनी पड़े। अगर आप इससे एक बहुत बड़ी इक्वेशन भी देंगे तो कंप्यूटर के लिए उसको रिजॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बरस अगर आप देखें तो ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको पार्स करना, उसको समझना कि जो यूज़र है वो कहना क्या चाह रहा है, तो इसके लिए कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा लॉजिक चल रही होती है, क्योंकि आप देखिए अब जाके हमने आज से 5 साल पहले जाके अचीव किए, जिसमें ये कि कंप्यूटर को हमने इस काबिल बनाया कि वो हमारी बात समझ सके। देखिए जवाब देना इतना मुश्किल नहीं है, असल चीज़ होती है बात समझना। तो कंप्यूटर से आप नेचुरल लैंग्वेज में कोई सवाल करें और वो आपका जवाब दे दे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि हमने बड़े वर्षों के बाद जाके, बड़े डिकेड्स के बाद जाके अचीव किया। तो अब आपका एक बहुत ही एक्सपेंसिव मॉडल है, बहुत ही महंगा मॉडल है, जो कि बहुत रिसोर्सेज खर्च करके बनाया गया और बहुत ही रिसोर्सेज इंटेंसिव है। अब आपने एक मॉडल जो कि इस बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड है, जो हर तरह के यूज़र की इनपुट को समझ के उसके ऊपर जवाब दे सकता है। अब उस मॉडल को कोई यूज़र ये यूज़ करे कि यार मुझे 1+1 करके बताओ, ये 5+3 करके बताओ, तो देखिए ये बिल्कुल इसी तरह की, इस तरह एक मुहावरा है ना, तोप से चिड़िया मारने वाली बात है। तो अब एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव मॉडल जिसमें बहुत ही कॉस्ट आ रही है, जिसकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, उससे एक आम बेवकूफ़ी वाला सवाल कर रहे हैं या एक बहुत ही छोटा सा टास्क जो कि आपका एक आम कैलकुलेटर भी परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली आपसे कहना ये चाह रहा है कि आपने एक एजेंट बनाया जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जिसके रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। आप उस मॉडल को आप चाह रहे हैं कि वो उसी काम के लिए किया जाए। एक पीएचडी प्रोफेसर है, उससे जाके आप जो है वो क्लास 5 को वैसे नहीं पूछ सकते, पूछ तो सकते हैं, वो जवाब भी दे देगा, लेकिन बेसिकली क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है कि आप रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके लिए एक आप जो है मैट्रिक का बच्चा भी उसका जवाब दे सकता है, फिर आप एक पीएचडी प्रोफेसर से क्यों पूछ रहे हैं। तो गार्डरेल्स का मतलब ये है कि जो इनपुट पे गार्डरेल्स लगाई जा रही है वो बेसिकली इस चीज़ को गार्ड करती हैं कि आपका जो एजेंट बनाया गया है जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, बेसिकली उसी पर्पज़ के लिए यूज हो, ना तो वो अंडर यूटिलाइज हो और ना वो मिस यूज हो। तो बेसिकली क्या होता है, गार्डरेल आपके इनपुट के साथ एक पैरेलल चल रहा होता है जो कि बेसिकली इस चीज़ को गार्ड कर रहा होता है। ठीक है, गार्डरेल बेसिकली क्या है, जो आपकी सीढ़ियों के साइड पर लगी होती है, दैट इज गार्डरेल, क्योंकि आपको रोक रही होती है, जो आपको बचा रही होती है। तो यहाँ भी बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने एजेंट को अंडर यूटिलाइज होने से और मिस यूज होने से आप उसको बचा रहे होते हैं, ताकि जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया उससे वही काम नहीं होता। ठीक है, अब नीचे आगे बता रहा है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ गार्डरेल्स। नंबर 1 इनपुट गार्डरेल रन ऑन द इनिशियल यूजर इनपुट। तो जो इनपुट गार्डरेल है वो बेसिकली क्या है, जो यूजर ने इनिशियल प्रॉम्प्ट दिया है उसको वहीं पे वेरीफाई कर लेती है, बजाय इसके कि उसको फर्दर प्रोसेस करे, उसको एक छोटे लेवल पे प्रोसेस कर लेती है। देखिए इस तरह भी हो सकता है कि जो गार्डरेल है, आपके पास एक एजेंट है जो कि आपने बनाया है, जो कि आपका एक ऐसा मॉडल यूज़ कर रहा है जो कि टॉप नॉच एजेंट है, जो कि आपका मॉडल जो है सबसे महंगा मॉडल है और सबसे आपका स्पीडी मॉडल है। ठीक है, तो इससे पहले कि आपका प्रॉम्प्ट उस मॉडल को भेजा जाए जो कि हाईली सोफिस्टिकेटेड है, बहुत एक्सपेंसिव है, उससे पहले क्या कर लिया जाए कि यूज़र का इनपुट है उसको सैनिटाइज कर लिया जाए, उसको एक फिल्टर से गुजारा जाए ये देखने के लिए कि क्या ये इनपुट इस काबिल है कि उस महंगे एजेंट को भेजा जाए, ये क्या ये इनपुट इस काबिल है कि या ये उस डोमेन में बिलोंग करता है जिस डोमेन के लिए वो एजेंट बनाया है। तो फर्स्ट लेवल पे क्या हो जाएगा, जब यूज़र इनपुट देगा तो इनपुट सैनिटाइज हो जाएगी, उस पर गार्डरेल इम्प्लीमेंट हो रही है, इनपुट गार्डरेल इम्प्लीमेंट हो रही है, क्योंकि ये चेक कर रही है कि क्या यूज़र का इनपुट रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट है, जिस एजेंट को जिस मकसद के लिए बनाया गया है, क्या ये इनपुट उसी मकसद के लिए है या उसी डोमेन से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो इनपुट गार्डरेल बेसिकली आपके जो इनिशियल यूज़र इनपुट है बेसिकली इसके ऊपर लगाया जाता है। सेकेंड आउटपुट गार्डरेल क्या है, आउटपुट गार्डरेल रन द फाइनल एजेंट आउटपुट। तो जो आपका आउटपुट गार्डरेल है वो बेसिकली क्या है कि जो वहाँ से रिजल्ट आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जाए। देखिए नॉर्मली आपके पास
जो जितने भी LLMs हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, वो बेसिकली स्पेसिफिक डेट तक ट्रेन किए गए हैं। तो जो ट्रेन करने के लिए डेटा आया वो कहाँ से आया? इंटरनेट से आया। और इंटरनेट पर डेटा किसने डाला? यूजर्स ने डाला, जो यूजर्स है। अब देखिए यूजर्स हर तरह के होते हैं और हर तरह का डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, ठीक है। तो उसमें आपका रेलेवेंट डेटा भी होता है, इररेलेवेंट डेटा भी होता है, एब्यूजिव लैंग्वेज भी होती है और आपकी नॉर्मल लैंग्वेज भी होती है। तो अब आपने जब मॉडल को ट्रेन किया तो बहुत हद तक इस चीज़ को देखा गया है कि जो डेटा दिया जाए वो सैनिटाइज करके दिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लें आप वो ह्यूमन का लेवल अचीव नहीं कर सकते जिस लेवल पे ह्यूमन चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। तो माइट पॉसिबल उसकी ट्रेनिंग में ऐसा डेटा चला गया जो कि एब्यूजिव है, जो कि सही नहीं है, जो कि नॉर्मल उसको सही कंसिडर नहीं किया जाता। तो इट माइट पॉसिबल जो आपका LLM जवाब दे उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों जिसको सैनिटाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए जो आउटपुट है उसको भी गाइडलाइन लगाई गई है। इसका एक और मतलब ये हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझे JSON फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं मुझे किसी और फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो अब जो आउटपुट आ रही है क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या भी नहीं है? अगर है तो आपको दी जाए, नहीं है तो दोबारा भेजी जाए वापस के उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करके ले जाओ। तो आउटपुट गाइडलाइन बेसिकली वहाँ पे आपको डुअल पर्पस सर्व कर रहा है। एक तो ये कि आपको जो आउटपुट आ रही है वो कोई एब्यूजर तो नहीं है, वो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जो उस पर लगनी चाहिए। एक तो वो चेक कर रहा है, दूसरा ये चेक कर रहा है कि आउटपुट क्या जो आपने मांगा था वही है, क्या उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आपने मांगा है। आउटपुट गाइडलाइन के बेसिकली यहाँ पे आज डुअल फंक्शनलिटी अपने साथ आती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दो गाइडलाइंस है, एक इनपुट गाइडलाइन है, एक आउटपुट है। इनपुट जो यूजर इनिशियल इनपुट देता है, बजट इससे पहले कि हम एक एक्सपेंसिव LLM को वो इनपुट भेजें, हम उसको इनिशियली सैनिटाइज करके देख लेते हैं कि इनपुट जो है वो हमारे पास भेजने के लायक है या नहीं। और फिर जब LLM हमें जवाब दे रहा होता है तो हम उसको ये देख लेते हैं कि आउटपुट जो है वो हमारे पास अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और एज पर आर रिक्वायरमेंट जो हमने मांगा था उस हिसाब से आउटपुट उस फॉर्मेट में भी मौजूद है या नहीं, ठीक है। अब इनपुट गाइडलाइन को बता रहा है कि इनपुट गाइडलाइन 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट गाइडलाइन रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। सबसे पहले क्या जो इनपुट यूजर ने दी है, जो कि हमने एजेंट को पास की है, वही सेम की सेम आपकी जो है इनपुट वो गाइडलाइन को मिल जाती है। नेक्स्ट गाइडलाइन फंक्शन रन टू प्रोड्यूस अ गाइडलाइन फंक्शन आउटपुट विच इज देन रैप्ड इन एन इनपुट गाइडलाइन रिजल्ट। अब बता रहा है कि जो नेक्स्ट में क्या है कि जो गाइडलाइन फंक्शन है वो रन होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए गाइडलाइन फंक्शन आउटपुट। तो जो गाइडलाइन फंक्शन था वो रन हुआ और फिर प्रोड्यूस कर दिया गाइडलाइन फंक्शन आउटपुट विच इज देन रैप्ड इन एन इनपुट गाइडलाइन रिजल्ट। तो अगेन फिर रैप्ड किस में हो गया? इनपुट गाइडलाइन रिजल्ट में। कि यूजर ने इनपुट दिया, इनपुट के बाद तो गाइडलाइन आउटपुट फंक्शन में प्रोड्यूस हुआ और उसको उसने रैप कर दिया किसके अंदर? इनपुट गाइडलाइन रिजल्ट। कि जो यूजर ने इनपुट दिया था उसको सैनिटाइज करके, उसको चेक करके, उसका जो रिजल्ट था वो हमें किसमें मिल रहा है? इनपुट गाइडलाइन रिजल्ट में मिल रहा है। फाइनली वी चेक इफ डॉट